बृहद स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसमें बड़ी इतनी अव्यवस्थाएं, हमारी अपनी अना जो है वो इसको रुला सकता हूं कि बन के दीमक ना साहित्य को चाटिए, काटिए वंदसी बेड़ियां काटिए, और दिल से निकली हुई वेदना है गजल, इसको हिंदी में उर्दू में बड़े नाम है, उनमें वो छोटापन नहीं होता है। वो बड़े लोग तभी बड़े बने हैं जब उनके स्वयंसेवक संघ में मैंने राष्ट्रभक्ति तो सीखी, फिरका परस्ती नहीं। पर असर नहीं पश्चिम की बहकी हुई बयारों का, चुनने निकले हैं हम कांटे भारत मां के पांव के। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी, और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्टार शख्सियत, और हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर रियाज अंसारी। और स्टार शख्सियत में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो एक अच्छे वकील भी हैं और एक अच्छे कवि भी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर चेतन जी। आज हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो वकील साहब, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है स्टार न्यूज चैनल का। मैंने बहुत से एपिसोड देखे हैं और मेरी इच्छा भी थी कि मैं कभी स्टार न्यूज चैनल पर आऊं। आज ये अवसर मुझे आप लोगों ने दिया है, मैं इसके लिए आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। वकील साहब, जानना चाहेंगे बचपन में अपनी जो है शिक्षा किस तरह से हासिल की और यहाँ तक का सफर आपने जो है कैसे? देखिए, मैं आपको तो बताना चाहता हूं कि बहुत साधारण से परिवार में मेरा जन्म हुआ। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के मैं पैदा नहीं हुआ, और घंटाघर की शिक्षा से लेकर के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज से होते हुए, दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज, थौरा और बरेली कॉलेज से होते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि विक्रमशिला विद्यापीठ के द्वारा मुझे डॉक्टरेट जैसी मानद उपाधि दी गई। चेतन जी, एक सवाल करना चाहूंगा। आपने दो पेशे से जुड़े हैं, वकालत और कवि, साहित्य के पेशे, दोनों ही कलमकार, कलम के पेशे ही आपने क्यों चुने? ये दिन में एक्चुअल में हम मां शारदा के पुत्र हैं, इसलिए दोनों प्रोफेशन जो है वो हमारे कलम से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी की बहुत अधिक भूख हमें ना थी, ना है, और ना शायद होगी। चेतन जी, जैसे कि नेता होते हैं, अगर ऊपर पहुंच जाते हैं, आज हमारे जैसे संतोष जी सांसद रहे, आज राज्यपाल ने पूरी चर्चा है, खूब नाम होता है, लोग नाम लेते हैं, लेकिन साहित्यकारों को वो सम्मान अपने यहाँ लोकल पर नहीं मिल पाता। मैंने देखा है बड़े बड़े मंच पर, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आप कविता पाठ करते हैं, अपनी रचनाओं से लोगों को गुदगुदाते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन नवाबगंज में भी जिस मुकाम पर सम्मान होना चाहिए, आपको लगता है अभी वो आपको नहीं मिल? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है रियाज भाई। मुझे ये लगता है कि मैं आज जहां पर हूं वहां पर मेरे नवाबगंज की जनता ने ही मुझे खड़ा किया है। अगर मेरी टूटी फूटी अल्फाजों को, अगर मेरी टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियों को कविता के रूप में यहाँ की नवाबगंज की जनता ने तालियों से गड़गड़ाहट की गूंज नहीं दी होती, तो मैं आज शायद डॉक्टर चेतन के नाम से पूरे विश्व में अपनी पहचान नहीं बना पाता। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नवाबगंज के लिए कुछ कर पा रहा हूं। मेरे लिए ये सब सम्मान पर्याप्त है और मैं इसको पर्याप्त मानता हूं। वकालत एक गंभीर पेशा है और जो कविता है वो एक संवेदनशील कला है। इन दोनों के बीच किस तरह से मैनेज कर? देखिए, दोनों बहुत गंभीर मुद्दे की हैं, और मेरा मानना यह है कि कविताओं को लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जब वाग्धारा का आशीर्वाद होता है तो कविताएं वहां से अवतरित होती हैं। उन्हें जो कुछ कहलवाना होता है वो अपने आप कहलवा देती हैं। मैंने सोते समय, जागते समय, ट्रेन में, बाथरूम में, लेट्रिन में, खाना खाते समय, तमाम समयों पर अपनी रचनाओं को उतरते देखा है। आती थी और दिमाग में मैं जो उस काम को कर रहा होता था उसे छोड़ करके और मैं अपने लेखन के काम में लग जाता हूं। ऐसा होता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोर्ट में मैं बहस के लिए जाने के लिए बढ़ रहा हूं और ऊपर से कोई शेर उत्पन्न हो रहा होता है, तो मैं 2 मिनट के लिए पीछे हट करके, अपने कदम को पीछे हट करके पहले उस शेर को कागज पे उतार लेता हूं, इसके बाद कोर्ट में अंदर प्रवेश। जो भी रचना है पंक्तियां दिमाग। लेकिन इससे आपका जो वकालत का पेशा वो तो कहीं प्रभावित नहीं हो जाता है? बातकार खड़ा हुआ है इंसाफ के लिए, पता चला पंक्तियां और तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए,
ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मुझे कविता ने इतना सहारा दिया। हमारे जिले के जिला जज रहे, बाद में जस्टिस बने कलीमुल्लाह साहब, उनके मैं छोटा सा वाकया याद आता है तो मैं आपको सुनाता हूँ। नवाबगंज में 198 का की कार्रवाई शुरू हुई और उसकी सुनने की पावर जो है वो एसडीएम को दे दी गई। पहले कोर्ट सुनता था, विशेष कोर्ट सुनता था। तो अब यहाँ जब आए तो वो लोग सीआरपीसी आईपीसी के इसके प्रावधानों से जानकार नहीं होते, प्रशासनिक अधिकारी होते। तो वहां मैंने में एसडीएम साहब के यहाँ कहा, मैंने कहा नहीं साहब आप इसमें 313 बनवाइए। बोले 313 क्या होता है, कल जजमेंट देख लेना। मैंने कहा साहब 3 दिन की तारीख दे दीजिए। मैं 3 दिन का तारीख की समय लेकर के वहां से गया और मैंने एक टीए लिखी, टीए एप्लीकेशन लिखी और टीए के यहाँ खड़ा हो गया जाकर के। कलीमुल्लाह खान साहब वो जिला जज साहब थे, वो अंदर बैठे हुए थे, अपनी चैम्बर में पहुंच गए थे। मैंने एक चिट पर 4 पंक्तियां लिखी कि नहीं फकत हम नहीं फकत तारीख देते हैं, हमारा हक नहीं देते, फकत तारीख देते हैं। और जिन्हें उठ बैठना चलना हम ही ने ही सिखाया है, वही नादान दाना बन के हमको सीख देते हैं। और जब हमने ये स्लिप अंदर पहुंची तो बोले ये स्लिप किसने भेजी है, उसे बुलाओ तुरंत। वो दौड़ के आया, पैरोकार साहब नारा बुला रहे हैं आपको। मैं पहुंचा, नहीं बोले क्या मेरी अदालत से आपको कोई शिकायत है? मैंने कहा हुजूर आपकी अदालत से ऐसा कैसे संभव है, लेकिन हमारे यहाँ का एसडीएम है वो बिना 313 की कार्रवाई पूरी किए हुए और सजा करने की बात कर रहा है, और इसलिए मैं टीए लेकर आया हूं। उन्होंने तुरंत स्टेनो को बुलाया, टीए के उस पर आर्डर वो उसे दिया और आर्डर बैंक पर करा करके उसी दिन उसी समय उन्होंने वो आर्डर नवाबगंज के एसडीएम के लिए भिजवाया। इस तरह से तमाम मुलजमान को सजा होने से बच गई 198। चेतन जी इसीलिए कहते हैं, जैसे कि सुनते आए हैं कि कलम की ताकत और साहित्यकार की रचना जी बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी कर सकती है। चेतन जी की अगर बात की जाए, लगातार हिंदुस्तान में कई दौरे इन्होंने किए हैं, मंच संभाले हैं, तो किस तरह से मंच पे जाना होता है और ऑडियंस को किस तरह से आकर्षित करते हैं अपनी ओर? देखिए हमने कभी भी जी अपनी लेखनी से समझौता नहीं किया। हमने कभी, तमाम लोग कह सकते हैं कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहे, लेकिन हमने कहीं अपनी कलम से समझौता नहीं किया। हमने जब कलम हमारी मुखरित हुई तो हमने कहा कि बन के दीमक ना साहित्य को चाटिए, काटिए वंदसी बेड़ियां काटिए, और दिल से निकली हुई वेदना है गजल, इसको हिंदी में उर्दू में मत बांटिए। मैंने कहा भाषाओं में भेद करना ये हम कलमकारों का काम नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर के काम करना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम समाज को तोड़ने का काम नहीं कर सकते। ये कवि हृदय होता है, एक यही फर्क है कवि और राजनेता में। चेतन जी, परवेज भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मंच साझा करने वाली बात कही, बाकी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब आप पहुंचते हैं वहां तक का सफर, लेकिन क्योंकि साहित्य की बात चल रही है, साहित्य से जुड़े हैं, कवि हैं, और एक अंतरराष्ट्रीय शायर वसीम बरेलवी साहब के शहर से हैं, तो मंच पर जाते समय ये ख्याल रखना होता होगा कि इतने बड़े शायर के शहर से हमें कहीं हमको लोग कहीं ना कहीं हमसे ऐसी गलती ना हो जाए रचनाओं पढ़ने में या कुछ बोलने में, इस चीज का कोई प्रेशर रहता है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं रहता है। मैंने वसीम साहब के साथ भी कई मंच साझा किए हैं। हमारे गीतों के राजकुमार कहे जाते हैं दादा किशन सरोज जी, मैंने उनके साथ भी कई मंच साझा किए पूरे देश में। अपने गुरुवर डॉक्टर उर्मेश जी और दादा गुरु डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी के साथ पूरे देश में मंच साझा किए। तो कहीं कोई, क्योंकि जो जितने भी बड़े नाम हैं उनमें वो छोटापन नहीं होता है। वो बड़े लोग तभी बड़े बने हैं जब उनके दिल बड़े हैं। और कभी मुझे तो नहीं लगता कि कहीं किसी वसीम बरेलवी साहब के साथ का एक वाकया मुझे रिछोला का आता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुशायरा था और जी, और ऐसी स्थिति यहाँ बन गई, पब्लिक किसी को सुनना ही नहीं चाह रही थी। ऐसे समय में अबरार कासिफ साहब ने मुझे मुशायरे के मंच पर उतार दिया और मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया कि आगाज मोहम्मद है, अंजाम मोहम्मद है,
अल्लाह से निस्बत का पैगाम मोहम्मद है। सूरज को पलट डाले, सहरा को चमन कर दे, कुल अख्तियार जिसको वो नाम मोहम्मद है। और साहब जैसे ही ये पंक्तियां पंडाल में गूंजी, मैं समझता हूं 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और वंस मोर मैं समझता हूं सर रियाज भाई उसके गवाह है कि कम से कम 5 मिनट तक लोगों ने कई बार इन पंक्तियों को मुझे सुना और इसके बाद मैंने 2 गजलें पढ़ी। वसीम साहब ने उठ करके मुझे सराहा। तो ऐसे वो वाकई एक बहुत ही अच्छा पल था। वजह क्या थी? क्योंकि आप जो थे वकालत के साथ और कविता पाठ करते थे, लेकिन आप एक हिंदूवादी कट्टर संगठन, जिसे मुसलमान बड़ा कट्टर संगठन कहते हैं, मुस्लिम समाज में अलग बात है, हम नहीं कहते वो बात, मुझे समझते हैं बीजेपी के लोग बड़ा कट्टर होते हैं। जब आपने उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो पंक्तियां पढ़ी, तो कहीं शायद आप आरएसएस से भी जुड़े रहे, इसलिए थोड़ा सा वो एक अजीब सा आपको भी महसूस हुआ। लेकिन आपने वो कलाम बताया, एक मैंने आपकी और कलाम जो है एक सिलसिला बना दिया हुसैन। मैं चाहूंगा एक बार वो कलाम जरूर हमारे श्रोताओं को जरा। अभी आपने जल्दी में वो कलाम डाला था, रियाज भाई ने भी डाला था, बहुत सुंदर कलाम। मैंने एक गजल में कहा था और इमाम हुसैन साहब के उस पर मेरे सीनियर, मेरे साथी, अलबत्ता साथी हाजी सैयद माजिद हुसैन जैदी साहब के यहाँ हर साल मजलिस होती थी और वहाँ मैं सुप्रिया उनके साथ जाता था वहाँ। तो मैंने तमाम उर्दू के जो अदीब लोग हैं उनको सुना, उनसे वार्ता हुई और उससे जो निकल कर मेरे पास आया तो मुझे भी लिखने की कुछ इच्छा हुई। मैंने उसे लिखने की कोशिश की कि एक सिलसिला बना दिया अपना हुसैन ने। क्या बात है, एक सिलसिला बना दिया अपना हुसैन ने, दुनिया में कद बढ़ा दिया अपना हुसैन ने, और कायम मिसाल सब्र की करने के वास्ते नेज़े पे सर सजा दिया अपना हुसैन ने, नेज़े पे सर सजा दिया अपना हुसैन ने। और मैंने ये वाकया को सुना था, उन्होंने कहा कि एक बार इमाम हुसैन साहब ने एक व्यक्ति से वादा किया कि मैं तुमसे जीवन में एक बार और मिलूंगा, लेकिन तुम उस समय मुझे पहचानोगे नहीं। और जब इमाम हुसैन साहब का सर नेज़े पे जा रहा था तो वो वहां राहिब के दरवाजे तक पहुंचा तो एक शेर यहाँ की इस जमीन से मैंने उठाया था कि नेज़े पे चढ़ के सर गया राहिब के पास तक, वादा किया निभा दिया अपना हुसैन ने। तो आप एक आरएसएस से भी जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए, उसके बाद कहीं ऐसा नहीं आपसे जो मुस्लिम विरोधी कुछ लोग हैं जैसा कि चर्चाओं में रहता है, देखिए आपसे नाराज होते हो? एक बहुत सटीक बात आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैंने राष्ट्रभक्ति तो सीखी, फिरका परस्ती नहीं सीखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी भी किसी व्यक्ति को यह कहते हुए नहीं सिखाया गया कि आप मुसलमानों से विरोध करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा एक थ्योरी पर काम करता है और वो ये कहता है कि जो इस देश की माटी से प्यार करता है वो इस देश का है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का है, उसमें हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। और मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा और बढ़ा करके एक विश्वनाथ लिमये जी हुए हैं, बहुत बड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, प्रांत प्रचारक थे, उसके बाद क्षेत्रीय प्रचारक हुए, बड़ा नाम था। उन्होंने तो ये तक कहा कि हम मोहम्मद साहब को अपने 33 करोड़ जो हमारे देवता माने जाते हैं हम उनमें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सारे लोग ये देश की मुख्य धारा में जुड़ करके एक साथ रहना पसंद करें। जब आप मंच पर जाते हैं तो कई बड़े बड़े कवि और जो है शायर लोग होते हैं, तो उस गजल के माध्यम से कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो पलटवार करना होता है। कहीं आपने पलटवार किया? तमाम इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत छीटाकशी से बचना चाहिए। हम अपनी बात को सकारात्मक शब्दों में अगर किसी के पास तक कहेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, बस बनस्पत किसी की बात को काट करके, किसी को खंडन करके। हम इस विचारधारा के चलने वाले लोग हैं कि किसी लकीर को छोटा करने के लिए
उसे मिटाओ मत, उसके आगे बड़ी लकीर बनाओ ताकि लोग उस पर चल करके अपने आप को आगे बड़ा माने। बातचीत रचनाओं को लेकर आपकी चल रही है, लेकिन चेतन जी, मैं आपसे अपनी तरफ से ये फरमाइश रिक्वेस्ट ना करूं, और मैं समझता हूं बहुत नाइंसाफी होगी आपके साथ माँ भारती केस में, क्योंकि हमने इस्लामिक सुना बहुत अच्छा जी, और लेकिन इस मौके पर वीर रस की अगर कोई माँ भारती के लिए, देश के जवानों के लिए अगर कोई रचना इस टाइम अगर मौके पर आप नहीं पढ़ेंगे, मैं समझता हूं हमारा ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा। तो एक रचना माँ भारती की शान में। सीधे सच्चे कलमकार हम, संस्कार है गांव के, ना हम यौवन के भूखे हैं, ना जुल्फों की छांव के, हम पर असर नहीं पश्चिम की बहकी हुई बयारों का, चुनने निकले हैं हम कांटे भारत मां के पांव के। और ये रियाज भाई, ये कहने वाली बात नहीं है, एक सच्चे राष्ट्रभक्त कवि के हृदय को उद्गार है। मैं तब कहता हूं कि जहां चुनौती कठिन लगे तुम मुझको वहीं अड़ा देना, जहां चुनौती कठिन लगे तुम मुझको वहीं अड़ा देना, जहां तुम्हारे पग थक जाए आगे मुझे बढ़ा देना, करना ना संकोच तनिक भी राष्ट्र धर्म की रक्षा के, राष्ट्र यज्ञ में सबसे पहले मेरा शीश चढ़ा देना, राष्ट्र यज्ञ में सबसे पहले मेरा शीश चढ़ा देना। और मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें लगता है क्या अपने लिए कुछ कर रहे हैं हम? ये सारा जो आभा मंडल आप देख रहे हैं पूरा सजा हुआ है, ये उसका प्रतिफल है जो मैं पूरे देश में जाकर के इकट्ठा करता हूं। लेकिन क्या इसके लिए मैं रचनाएं कर रहा हूं? तुम्हें लगता है क्या इसके लिए कुछ कर रहे हैं हम? वतन जिंदा रहे इसके लिए ही मर रहे हैं। क्या बात, क्या बात। और हमें सौंपी है आजादी बुजुर्गों ने विरासत में, दोबारा छिन नहीं जाए इसी से डर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि एक वसीयत आज आपके स्टार चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। मेरे परमात्मा ऐसी इबारत छोड़ के जाऊं, मेरे परमात्मा ऐसी इबारत छोड़ के जाऊं, शहीदों में वतन के नाम अपना जोड़ के जाऊं, और मली जाए बदन पर सिर्फ मेरे देश की मिट्टी, मैं जब जाऊं धरा से तो तिरंगा ओढ़ के जाऊं, मैं जब जाऊं धरा से तो तिरंगा ओढ़ के जाऊं। चेतन साहब, जानना चाहेंगे, आप लगातार कलम अपनी चलाते हैं, इस बीच समाज में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कलम चलाना जरूरी होता है, कभी आपने वो कलम चलाई? परवेज भाई, वो सवाल बात को चूंकि अधूरा रह जाएगा आपके सवाल का भी मैं, लेकिन चूंकि आपने भी मंच की बात कही, मंच ये सब कुछ कर रहे हैं, उस मंच के लिए थोड़ा सा ये बीच में जानना चाहेंगे आपसे कि आपने बड़े बड़े मंच साझा किए, मैंने भी कभी आपकी वो लिखी है, कुछ वो मौके जो याद बन गए हो, जहां बड़े लेवल पर आपको सम्मानित किया गया हो, एक दो मौके पे शॉर्ट में जरा। मैं पिछले साल ढाका महोत्सव में उज्जैन में था। विश्व हास्य दिवस के ऊपर हर साल ये कार्यक्रम होता है और बहुत देश के बड़े बड़े जो राजनीतिक गलियारों से हस्तियां होती हैं वो उसमें उपस्थित होती हैं, बड़े बड़े स्टार कलाकार उसमें उपस्थित होते हैं। पिछली बार भी हमारे साथ तुषार कपूर और अशोक चक्रधर जैसे, अंजुम रहवर जैसी हस्तियां उस मंच पर थी और एक बहुत समृद्ध विशाल मंच था। और उस पे ये जो सामने आपने देखा ढाका की सम्मान पत्र ये मेरे लिए दिया गया। दूसरा एक पटियाली में उत्सव होता है अमीर खुसरो की स्मृति में, वहां पर ये अमीर खुसरो साहब की स्मृति में सम्मानित किया। पूरे देश में तमाम एक और सबसे यादगार क्रम तो मैं बता सकता हूं कि आपको, हम नेपाल और भारत की मैत्री एक उसमें यात्रा में और मानसरोवर गए, वहां पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ। उसमें वहां के मुख्यमंत्री ने और हमारे साथ यहाँ उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जो उस समय मंत्री थे आभास पंत जी, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, वो हम लोगों को विदा करने वहां तक गए थे। तो ऐसे तमाम घटनाक्रम विदेश की धरती पर भी आपको सम्मानित किया गया। बहुत जी जी, मेरा सवाल ये था, जो समाज में घटनाएं घटती है तो किस तरह से आपकी कलम की धार चलती है? वकील भी है ना। देखिए, पीड़ा होती है जहां कहीं कुछ गलत घटता है तो पीड़ा होती है, मन व्यथित भी होता है। मैं
कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला में पदाधिकारी होने के बाद भी मैंने बहुत कम जाना इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे स्थानीय स्तर पर बृहद स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसमें बड़ी इतनी अव्यवस्थाएं नजर आई। लोग दूसरे को सम्मान देना नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी तो संस्कार के लिए जानी जाती है, सम्मान के लिए, कानून अनुशासन के लिए जानी जाती थी। वो अनुशासन अब दिखाई देने नहीं देता है। तमाम पार्टियों के आए लोग कुर्ता पहन करके और मंच पर सीधे स्थान ग्रहण करना चाहते हैं। हम लोग सामने बैठ करके उन्हें सुनने, ये हमारी अपनी अना जो है वो इसको गवारा नहीं करती, क्योंकि पूरा देश हम लोगों को सुनने के लिए घंटों इंतजार करता है। हम किसे सुनने के लिए जाएं? ये मां बागदारा का, ये अहंकार वाली बात नहीं है, ये मां बागदारा का वो सम्मान है जो हमें दिया गया है कि हमें सुनने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महामुख्यमंत्री जैसे तमाम सामने बैठ करके कलमकारों को सुनते हैं और उससे कुछ ना कुछ सबक लेकर के जाते हैं। हम मंच पर होते हैं और सारे लोग नीचे होते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि हम उस विरासत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि हमारी पालकी राजे महाराजाओं ने उठाई है। हम भूषण चंद्र बरदाई के वंशज कहलाते हैं। न्याय नीति कर्तव्यों के पथ तो हम ही दिखलाते, और रास रंग में बेसुध हो जब सत्ता सो जाती है तो हम ही बिहारी बनकर के शब्दों के बाण चलाते। दिल की जो पीड़ा है राजनीति में वो भी आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से बड़े अच्छे सुंदर अंदाज में बयान कर दी। लेकिन अगर सही शब्दों में कहें, जो आज जनता जान, ये रचनाओं के माध्यम से बहुत लोगों के सर से उतर जाएगी। कहते हैं बाउंसर क्रिकेट में जो होता है गेंद समझ में, लेकिन रचनाओं में आपने कटाक्ष किया है नवाबगंज की जो राजनीति। हमारा ये सवाल था, बड़े बड़े पदों पर रहे राजनीति में नवाबगंज के, वर्तमान में भी कोई पद है आपके साथ भाजपा का? मैं भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। तो आपको लगता है जो राजनीति के क्षेत्र से जैसे जाना चाहिए आज कहीं रास्ता बदल चुका? नहीं, हमें ये लगता है कि हम जैसों के लिए राजनीति नहीं बनी है। नहीं बनी है ना, तो कहीं ना कहीं आपका मन उदास हो गया राजनीति से। अच्छा, मेरा एक सवाल हो, जब आप मंच साझा करते, पहली बार जब आपने मंच साझा किया था, तो पहली वो आपकी कविता कौन सी थी जो लोगों के दिलों पे? सबसे पहली कविता तो मैंने लिखी थी, वो मैं श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में पढ़ता था। एक संस्मरण है, छोटा सा सुनाता जाता हूँ। उस समय बलदेव राज जी इस कॉलेज के प्रबंधक हुआ करते थे और बहुत लंबे भाषण देने के लिए जाने जाते थे। हम छोटे छोटे बच्चे जो थे, हम जो छोटे छोटे बच्चे थे वो ऊब जाते थे, उनकी बातें हमारे सर से ऊपर उतरती होती थी। तो मैंने देखा कि एक दिन मैं अपनी उंगली से धरातल पर कुछ कुरेद रहा था। वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने मेरी उंगली को चलते हुए देखा और तुरंत वहां से माइक छोड़ करके मेरे पास आए। तो बोले, क्या कर रहे हैं आप? और फिर इसके बाद उन्होंने मुझे यूं करके नीचे देखा तो मैंने एक भारत का चित्र बनाया हुआ था रील से, और उस भारत माता की उसमें चिन्ह बना करके उसमें ध्वज बना रहा था मैं। तो उन्होंने देखा, वहां तिरंगा बना रहा था। तो उन्होंने जब देखा उसे तो वो एकदम स्तब्ध रह गए वहां पर, और तो बोले क्या, अरे अच्छा ठीक, लेकिन ये गलत है। मैंने कहा मैं जानता हूं। अब मुझे लग रहा था कि मुझे सजा मिलेगी, लेकिन उन्होंने उठा करके मुझे पीठ थपथपाई। बोले, बेटा मुझे निश्चित लगता है कि तुम मां भारती के कहीं ना कहीं सच्चे सपूत बनकर के एक दिन उभरोगे, मेरा आशीर्वाद है। और ये कहकर के उन्होंने फिर भाषण देना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे अंदर कार्यालय में बुलाया, तो उस समय यहाँ बाल सभा हुआ करती थी। तो बोले, बाल सभा में तुम लोग हिस्सा लेते हो? मैंने कहा हाँ, मैं बाल सभा में हिस्सा लेता हूँ। तो मैंने वो एक उस समय की रचना मुझे याद है, सोने सी धरा तुझको, चांदी से गगन तुझको, है राष्ट्र नमन तुझको, है राष्ट्र नमन तुझको। ये एक रचना लिखी थी, वो 3 बंद की रचना थी। पूरी तो याद नहीं है क्योंकि बहुत, मैं समझता हूँ बहुत लंबी 40 साल पुरानी बात हो गई। तो वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई। चेतन जी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, छोटी सी छोटी बात बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पर सामने आ जाती है। इस टाइम में हमने देखा कि मुशायरों के, कभी सम्मेलनों के आयोजन कम हुए हैं, लोग सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं। क्या वजह है? यहाँ पर हम लोगों को इस प्रोफेशन में या साहित्य के क्षेत्र में
जुड़े रहने की कितनी बड़ी चुनौती देखिए इसके दो कारण हैं। एक तो अब कवि सम्मेलन और मुशायरा कहराना मामूली खेल नहीं रह गया है, क्योंकि आज मैं हमारी ही बिरादरी बड़े फख्र के साथ कहती है कि हम एक कार्यक्रम के 20 लाख रुपए लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति 20 लाख रुपए लेगा और उस मंच पर कम से कम 8 या 10 लोगों को बुलाना है, तो इतना बड़ा फंड एकत्रित करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए भी आयोजन कम होते हैं। लेकिन यह बात सही है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आयोजन कम हुए हैं। आयोजन जो छोटे छोटे धरातल से होते थे वो आज बहुत बड़ा विस्तृत स्वरूप ले चुके हैं। आजकल युग पुरुष के नाम से विख्यात परम मित्र कुमार विश्वास जी ने एक डिजिटल खिड़की और इस तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं कि उन्होंने गांव से छोटे छोटे रचनाकारों को उठा करके उस आसमान तक पहुंचा दिया है जो उनका मकाम होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं अगर ये इलेक्ट्रॉनिक क्रांति नहीं होती तो मैं चैतन्य, नवाबगंज का चैतन्य चेतन आज सुदूर क्षेत्रों में नहीं पहचाना जाता। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम लोगों को पहचान मिली है। और आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, ये ऐसे नाम हैं जो पूरे देश से रचनाकारों को चुन चुन करके और ला करके समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। भले ही मंच से नहीं सही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, टीवी से सही, लेकिन जो पहुंचना चाहिए समाज तक वो पहुंच रहा है। मैं आपके स्टार न्यूज चैनल के माध्यम से भाई शैलेश लोढ़ा जी को, भाई कुमार विश्वास जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई हुई है। आपकी सबसे चर्चित गजल या कविता वो कौन सी, थोड़ा दर्शकों को सुनाइए। देखिए, अगर 4 मिनट का आपके पास समय हो तो मैं आपको रुला सकता हूं, क्योंकि जीवन के लिए बंद हंसना जरूरी तो है, किंतु एक बार आज रो के देख लीजिए, राष्ट्र धर्म के लिए जो जीवन लुटा गए हैं, आंख उनके लिए भिगो के देख लीजिए। मातृभूति का कंठ कंठों से सजाने वाले नाम एक माला में पिरो के देख लीजिए और सच्ची शांति मिलती है। राष्ट्र भक्त सरिता में एक बार खुद को डुबो के देख लीजिए, एक बार खुद को डुबो के देख लीजिए। आप डूब जाइए। उस घटनाक्रम से हम लोगों ने वो दृश्य देखा नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है आपने, अगर आप हृदय से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन क्रांतिकारियों को आपके सामने फांसी दी जा रही है। मैं एक रचना छोटी सी देना चाहता हूं कि थे मुख प्रसन्न अंग्रेजों के मुखमंडल पर भय छाया था, थे मन प्रसन्न अंग्रेजों के मुखमंडल पर भय छाया था। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की फांसी का क्षण आया था, जो नहीं कल्पना थी उनकी कुछ ऐसा होने वाला था। बेटों का सब भारत माता के नयन भिगोने वाला था। चौदिश छाया था अंधकार, दुख के बादल मंडराए थे। हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े नरनाहर तीनों आए थे। तीनों ने आज सबसे पहले अपनी धरती मां को चूमा, मुट्ठियां भींच जय घोष किया तो जल्लादों का सर घूमा। वंदे मातरम का स्वर सुनकर जल्लादों का सर चकराया। कुछ टूटे फूटे शब्दों में अंदर का भय बाहर आया। जल्दी करिए जल्दी करिए, जल्दी फांसी पर लटका दो, कुछ अनहोनी ना कर जाए, इतना ना इनको अवसर दो। जल्लाद बड़े तो एक साथ ही उन तीनों के स्वर गूंजे, बढ़ना ना एक कदम जब तक वंदे मातरम मुझे। फिर उन तीनों ने एकत्रित हो एक दूजे को कसकर भींचा, फिर आगे बढ़कर तख्ते से लटकी उस रस्सी को खींचा, उसको चूमा अपने हाथों से, अपनी गर्दन में डाला और झटके से नोचा फेंक दिया। मुंह पर आया कपड़ा काला। आप लोगों ने देखा होगा कि फांसी की सीन दिखाए जाते हैं तो एक काला कपड़ा से उस चेहरे को ढक दिया जाता है, लेकिन वो भारती के रणवाकरे, वो भारती के ननिहाल मुंह छुपा करके समाज से नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस काले कपड़े को नोच करके फेंक दिया। और साहब जैसे ही उन्होंने अपने चेहरे से उस काले कपड़े को नोच कर
फेंका। मां भारती की कोख से उपजी जूट से बनी रस्सी फूट फूट कर रोने लगी, रस्सी फूट फूट कर रोने लगी। रस्सी रोते रोते बोली, क्या करते हो सुकुमार गजब। रस्सी रोते रोते बोली, क्या करते हो सुकुमार गजब। मुझसे न देखा जाएगा फांसी का ऐसा दृश्य जब। ये खुले हुए चेहरे जब तक है मेरी आंखों के आगे, कैसे मन धैर्य धरे मेरा, कैसे आखिर ममता त्यागे। भारत बहना रस्सी तुम धीर धरो, बहना रस्सी तुम धीर धरो। ये आंसू नहीं बहाओ अब, ये अवसर है बलिदानों का। कंठों से लग जाओ अब। और क्यों कंठों से लगना है कि भारत माता है पराधीन, जकड़ा है तन जंजीरों से। अनभिज्ञ नहीं हो तुम भी तो इसकी भारत माता की पीड़ों से। इसके बंधन खुलवाने को कर्तव्य निभाने ही होंगे। इस राष्ट्र धर्म की बेदी पर कुछ शीश चढ़ाने ही होंगे। इस राष्ट्र यज्ञ की हे बहना, वो क्रांतिकारी रस्सी को संबोधित करते हुए, बहना का संबोधन देते हुए थपथपाते हैं, कहते हैं, इस राष्ट्र यज्ञ की हे बहना, अब तुम भी तो सहभागी हो, बलिदान कर रही निज भाई। हे बहना तुम बड़भागी हो। क्रांतिकारियों ने इतना समझाया तो क्रांतिकारियों के समझाने का रस्सी पर कोई असर नहीं हुआ। तब अंगोरों की धैर्य परीक्षा की इतने भी बस नहीं हुई। मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूं, इसलिए आता हूं कि गोरों की धैर्य परीक्षा की इतने पे भी बस नहीं हुई। लादों ने जमकर खींचा, रस्सी टस्से मस नहीं हुई। ये दस्त देख मुस्कुरा उठे भारत माता के नौनिहाल। ये दस्त देख मुस्कुरा उठे भारत माता के नौनिहाल। आश्चर्य चिकित्सा देख रहा था खड़ा वहीं पर उसे काल। फिर उन तीनों ने हल्का बल, अपना बल हल्के से रस्सी पर डाला। फिर उन तीनों ने अपना बल हल्के से रस्सी पर डाला। बहना रस्सी बन गई स्वयं निर्भ्राताओं की जय माला। भारत माता की जय कहकर निज स्वाभिमान से फूल गए वे भारत मां के नौनिहाल। हंसकर फांसी पर झूल गए, हंसकर फांसी पर झूल गए, हंसकर फांसी पर झूल गए। सलाम सलाम ऐसे वीर देश के वीर जवानों शहीदों पर। जी वाकई चेतन जी ने रोने पर मजबूर कर दिया। बहुत भावुक। मैं ये रचना जब भी पढ़ता हूँ तो रोता हूँ, और मैं समझता हूँ कि लिखते हुए भी मैं खूब रोया। बहुत अच्छा। और काफी लंबा भी हो गया। मैं लास्ट में आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, जो आज पहले थोड़ा सा, और चूंकि थोड़ा सा भावुक हो गए हैं, हम लोग भी भावुक हैं काफी इस बात को सुनकर थोड़ा सा, लेकिन इस मौके पर माहौल ऐसा है। लेकिन अगर चेतन जी की उस पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो बात अधूरी रहेगी। चेतन जी ने पुस्तक भी लिखी है शायद, मुक्तक मोती। तो जी मैं थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूंगा चेतन जी। ये मुक्तक मोती पुस्तक है जो मैं अभी आप लोगों को भी भेंट करूंगा, और ये विद्या प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और इस पुस्तक का पूरे देश में, भोपाल में विमोचन हो चुका है, झांसी में विमोचन हो चुका है, अपने सहारनपुर में एक स्थान है जहां पर प्रथम बार राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई थी, उस स्थान पर भी इसका विमोचन हुआ है, और बरेली में भी विमोचन हुआ है। तो और काफी ये हमारी फ्लिपकार्ट पर और अमेजॉन पर भी उपलब्ध है, और बहुत अच्छा मिलेगा इसमें लोगों को पढ़ने के लिए। इसमें मुक्तक मोती है। इसमें चार चार पंक्तियों की जो रचनाएं हैं वो सीधे सीधे दिल पर पे छूती हैं। मैं एक दो मुक्तक इनके आपको साझा कर देना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा कि तुम्हारी नफरतों को एफजी में प्यार देते हैं, तुम्हारी नफरतों को एफजी में प्यार देते हैं, हमारे दिल में बस जाओ तुम्हें अधिकार देते हैं। क्या बात है। और हमारे दिल की धड़कन को सुनोगे
तो भी जानोगे कि हर धड़कन में हम तुमको सदा 100 बार देते हैं। और किसी के रस की होगी, थोड़ी वीर रस की भी कहीं अगर। हाँ, इसमें वीर रस की भी है, इसमें सारा है। मैं समझता हूं कि करीब करीब 150 के आसपास इसमें मुक्तक है, 4-4 पंक्तियों के, और हर रस का समावेश है इसमें। केवल हास्य रस है, बीज रस है, ओज है, श्रृंगार है, सभी। तो पहली बार मैंने हास्य रस के भी इसमें समाहित करके। वैसे ये आपका गुण ही है। हाँ, शौक नहीं था जी हास्य रस लिखने का जी। तो परवेज जी, और चूंकि हम काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका है, काफी तो मेरा लास्ट सवाल आपसे यही, जो आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा समय अपना सोशल मीडिया पर बेफजूल तरीके से बिताती है, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, सिर्फ मैं ये अपनी युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूं कि अगर नशा करना है तो अपने धर्म का करो, अगर नशा करना है तो अपने राष्ट्र प्रेम का करो, यदि नशा करना है तो अपने माता पिता की सेवा करने का करो, अगर नशा करना है तो अपने समाज की सेवा का करो, ताकि ये पूरा समाज आपके जाने के बाद भी आपको याद करे। क्योंकि बात जाने के उन्हें याद कौन रखेगा, बात जाने को उन्हें याद कौन रखेगा? जिनका ईमान है चांदी के खनकते सिक्के। आप पैसा पैदा कर करके एकत्रित करके अगर यहां से चले जाएंगे तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई मकसद नहीं रह जाएगा। आप नशे में डूब करके कुछ क्षणों के आमोद के लिए, प्रमोद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, या समाज में अहंकार दिखाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए नशे का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपका किरदार कलुषित होगा, आपका मन प्रभावित होगा, आपका जीवन प्रभावित होगा, आपका परिवार प्रभावित होगा, आपकी संस्कृति प्रभावित होगी, आपका धर्म प्रभावित होगा, और आप अंत में आपका देश प्रभावित होगा। और हम सब देश से जुड़े हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि नशे से दूर रहिए। बस इस मौके पर परवेज जी, चूंकि अब एंड की तरफ ले जाएंगे, लेकिन बस मैं आपसे जो बातचीत हुई, आपके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जो हम अक्सर नहीं कहते हैं जब नेताओं के इंटरव्यू लेते। चेतन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका प्यार है और मैं चाहता हूं कि एक पुस्तक ये आपको समर्पित की जाए। आप लोगों धन्यवाद। स्टार न्यूज भारत को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप आए, आपने अपना इतना समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभार ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चेतन एडवोकेट साहब। इनसे हमने जो है इनकी जो कवि सम्मेलन होते हैं उसको लेकर तमाम मुद्दे पे हमने बात की, और कुछ राजनीति को लेकर भी इनसे बात की। तो इसी तरह हम स्टार शख्सियत आपको और भी शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं अगले रविवार रात 8 बजे किसी और शख्सियत को लेकर। देखते रहिए स्टार शख्सियत।